देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग का कॉम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग जो है सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक मैंने इसीलिए और भी चूज किया क्योंकि जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, वहां पर भी हमें सेट थ्योरी का जरूरत होगा, ठीक है। सेट थ्योरी अगर हमारे नॉलेज में रहेगा तो वहां हेल्प हो जाएगा, तो मुझे दोबारा से नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी हमें करना ही है इसे, ठीक है। सेट थ्योरी देखो, हम लोग को यहाँ पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट। अच्छा, सेट थ्योरी के साथ साथ हम लोग को रिलेशन एंड फंक्शन ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस ये भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब सेट का मतलब क्या है। सेट का मतलब हो जाता है कि अगर हम लोग कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग के पास सेट ऑफ बुक्स है, ठीक है, या फिर सेट ऑफ पेन है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी आइटम को या ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर मैथ्स में उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है, तो वो बताते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम लोग कुछ चीजों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं उसे कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन करने का मतलब ही होता है यहाँ पर सेट। गुड मॉर्निंग खुशी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देख, तो आज हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे, तो वही हम बता रहे थे कि सेट का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है। अब कलेक्शन हम लोग किस तरीके के चीजों का कर सकते हैं, जो हम लोग देख सकते हैं या फिर जो नहीं देख सकते, ठीक है। कैन सी, कांट सी, ठीक है, दोनों तरीके के चीजों का हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। कैन सी यानी कि जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं टाइप, मतलब वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। लाइक फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब हम लोग देख सकते हैं। और इसे जब हम लोग कलेक्ट करेंगे तो हम लोग उसे सेट बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कि फुटबॉल प्लेइंग नेशन, ठीक है, जो भी नेशंस फुटबॉल खेलते हैं उसका लिस्ट, ठीक है, उसका कलेक्शन, वो भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ओशियंस, अगर हम बोले कि कलेक्शन ऑफ ओशियंस बताओ, ठीक है, कितने सारे ओशियंस होते हैं बता सकते हो तुम लोग, कितना ओशियन होता है, बोलो ओशियन कितना सारा होता है। 7। हाँ, तो ये देखो ओशियन, तो ये तुम लोग जो है नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा भी चीज है जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, फिर भी हम लोग उसका लिस्ट डाउन कर सकते हैं। लाइक मान लो कि जो टेम्परेचर होता है वो तो हम लोग फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते ना। लाइक हीट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हीट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सबको भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर चीजों को कलेक्ट करें, जैसे हम ओशियन बोलेंगे तो जो भी ओशियन होता है, जैसे कि पैसिफिक होता है, अटलांटिक होता है, इंडियन होता है, साउदर्न होता है, ये सब हम लोग जो है यहाँ पर कलेक्ट करके मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं। और जो देख सकते हैं उसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो नहीं देख सकते उसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब कलेक्शन करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जिन चीजों को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, रिलेटेड होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। रिलेटेड होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी जाके उससे हमारा सेट बनेगा। जैसे कि देखो, मैंने बोल दिया कि कलेक्शन बनाओ गुड टीचर का, ठीक है। गुड टीचर, आज तक तुम लोग जितने टीचर्स के पास पढ़े हो या जिनको भी जानते हो उनका नाम लिखो जिनको तुम लोग बोल रहे हो गुड टीचर, ठीक है। लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये जो गुड टीचर का कलेक्शन है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गुड का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि जो भी कंट्री जो है फुटबॉल खेलता है, या जो भी कंट्री मान लो क्रिकेट खेलता है, लाइक इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, तो ये लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो इसका तुम लोग नोट डाउन
डाउन कर सकते हो। तो अगर मुझे बोला जाएगा तो हम भी यही सब नाम लिख सकते हैं, ठीक है, जितने भी कंट्री है, अगर मुझे सारा नाम पता है तुम लोग भी सेम नाम ही लिखोगे। लेकिन जब हम बोलेंगे गुड टीचर या फिर मैंने बोल दिया इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, हमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट का हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है, मतलब कलेक्शन बनाना है। लेकिन ये गुड और इंटेलिजेंट जो है ये नॉट वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन सभी के लिए एक जैसा नहीं है। कोई टीचर ऐसा बोल सकता है कि जिसको 100 आउट ऑफ 100 मिलता है वही इंटेलिजेंट है, ठीक है। कोई ऐसा बोल सकता है कि जिसका जो ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब इंटेलिजेंसी का जो डेफिनेशन है वो तो एज पर कुछ डेफिनेशन होता नहीं है उसका, ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि हाँ ये इस वजह से ये इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में भी हम लोग इंटेलिजेंसी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब गुड टीचर, अब कोई बोलेगा जो टीचर नहीं मारता है वो गुड है, जो मारता है वो बैड है, ठीक है। कोई बोलेगा कि वो कम पढ़ाता है तो गुड है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है तो फिर बोलेगा कि वो गुड टीचर नहीं है। तो ये क्या हो गया कि हम लोग गुड, इंटेलिजेंट, इस तरीके की जो चीज है ना, इसको हम लोग वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अपने हिसाब से एक डेफिनेशन रख सकते हैं कि भाई ये इंसान इंटेलिजेंट इसीलिए है, ठीक है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई पैरामीटर सेट करते तब वेल डिफाइंड हो सकता है। पैरामीटर सेट करने का मतलब, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि मैंने 3 क्वेश्चन तुम लोग को करने के लिए दिया, मैंने बोला जो तीन के 3 क्वेश्चन ही करके लेके आ जाएगा वही मेरे लिए इंटेलिजेंट है। ऐसे अगर मैंने कोई पैरामीटर सेट कर दिया तब तो फिर भी हम उसका सेट बना सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसका सेट नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, देखो कि क्रिकेट प्लेइंग कंट्री या फिर फुटबॉल प्लेइंग कंट्री, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स या फिर ओशियंस, ठीक है, ये सब चीजों का तो हम लोग जो है आराम से कलेक्शन लिख सकते हैं। लेकिन गुड टीचर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इस तरीके के चीजों का हम लोग जो है कलेक्शन इजीली नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो हमारा वेल डिफाइन नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइन नहीं है। इसीलिए जब भी सेट का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। सेट का मतलब है in our mathematical language everything in this universe whether living or non living is called an object, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि पूरे मैथ्स के अकॉर्डिंग ये पूरे दुनिया में, ठीक है, ये पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग, लिविंग का मतलब जिसमें जान है, नॉन लिविंग का मतलब जिसमें जान नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखो कि हम लोग जब कंट्री का नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो तो नॉन लिविंग आइटम हो गया, ठीक है। लिविंग आइटम जैसे हम अगर स्टूडेंट का नाम लेते हैं तो वो लिविंग आइटम हो जाएगा। तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो सभी को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। मतलब बेसिकली हम लोग जिस चीज का सेट बना रहे हैं उसे हम लोग, उस सेट में जो भी आइटम है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है। इफ वी कंसीडर ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन इन सच ए वे दैट इट इज पॉसिबल टू टेल बियॉन्ड डाउट वेदर a given object is in collection under consideration or not, then such a collection of object is called well defined collection of objects। समझाते हैं, यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को बोला। यहाँ पर बोला है कि अगर हम लोग किसी भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे मान लो वावल्स, ठीक है, सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ वावल्स सभी को पता है कि क्या क्या होगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हो गया सेट ऑफ वावल्स। हम लोगों ने क्या किया, अल्फाबेट्स में 5 वावल्स होता है, वो 5 वावल्स को कलेक्टिवली लिख लिया। तो ये सारे आइटम्स को हम लोग बोलेंगे ये नॉन लिविंग आइटम है, ठीक है, इसमें थोड़ी ना कोई जान है, ये नॉन लिविंग आइटम है और इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक सेकंड का लिंक ओपन, एक मिनट। अच्छा, देखो, तो यहाँ पर वही बोल रहे थे, इफ वही
if we consider a collection of objects given in such a way that it is possible to tell beyond doubt whether a given object in the collection under consideration or not, then such a collection of object is called well defined collection of object. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, well defined collection of object बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग collection of object को क्या कर रहे हैं, given in such a way, ये collection of object हमें इस तरीके से हम लोगों ने collect किया है that it is possible, कि ये possible है to tell beyond doubt, किसी डाउट के अलावा ही हम लोग ये बोल सकते हैं whether a given object is in the collection, इस कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन और नॉट, देन सच ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। मतलब इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब हमें पता है कि वावल्स का मतलब यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वावल्स का मतलब यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें डिफाइन करने का कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर बोलेंगे कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता है, ये मतलब चेंज हो सकता है, ठीक है। इंटेलिजेंसी का डेफिनेशन हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 3 में 3 जो आंसर देगा वो भी इंटेलिजेंट, 2 जो देगा वो भी इंटेलिजेंट, 1 जो देगा वो भी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो या फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि तीनों क्वेश्चन का आंसर देने से ही इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंसी का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, लेकिन सेट ऑफ वॉवेल्स का थोड़ी ना चेंज हो रहा है, वो तो वेल डिफाइंड है। सेट ऑफ वॉवेल्स का मतलब AEIOU ही होगा, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड है। तो बात इतना है कि सेट का मतलब है कि मैथमेटिक्स में जब हम लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो वेल डिफाइंड है तो उसे हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं, पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है लिंक, ठीक है। देखो चलो यहाँ पर लिखते हैं, सेट क्या है, वेल डिफाइन कलेक्शन, ओपन ही नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको। एक थोड़ा सा वेट करो ना, मेल में सेंड कर रहे, लिंक नहीं मिल रही। देखते हैं वो ओपन होता है कि नहीं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी एक मेन पॉइंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हम लोग का दो तरीके का हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब एक ही तरह के आइटम का हम लोग कलेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, सब अलग अलग होना चाहिए। और लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग मतलब वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है या फिर ह्यूमन बीइंग नहीं है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ वावल्स, तो सेट ऑफ वावल्स जो है AEIOU, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी है नॉन लिविंग। ये भगवान अभी भी नहीं
थोड़ा एक मिनट ना, थोड़ा सा रुको। देखते हैं, ऐप इंस्टॉल करने बोला है, अगर हो जाता है तो ठीक है। देखो, नॉन लिविंग, इसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसे मेंबर्स भी बोला जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, मेंबर्स भी बोल सकते हो। क्या क्या नाम होता है वो हम बता दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स या फिर एलिमेंट, ठीक है। ये तीनों नाम बोला जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, मेंबर या फिर एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सेट को लिखने का रूल्स बताते हैं, ठीक है। सेट का मतलब समझ में आया, जैसे तुम लोग के पास सेट ऑफ पेन है, सेट ऑफ ड्रेस है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके लिख रहे हैं तो उसे हम लोग सेट बोलेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में, सेट थ्योरी में, जो ऑब्जेक्ट हम लोग कलेक्ट करेंगे वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब वो एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कलेक्ट हुआ है, ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कैसे करके सेट लिखा जाता है। सेट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, सेट हमेशा डिनोट होगा, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि सेट ऑफ वावल्स, सेट ऑफ वावल्स को कैसे बताएंगे, सेट ऑफ वावल्स को हम लोग ऐसे बताएंगे, ए इक्वल टू, ऐसे इक्वल देके ऐसे सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। मतलब ये ए सेट है, ए सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। इसको कभी भी ना ऐसे स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। मतलब मान लो ए के जगह तुम लोग कुछ और लिखना चाहते हो, क्या ए लिखना जरूरी है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, तुम लोग बी भी लिख सकते हो। लेकिन क्या है कि ये कैपिटल लेटर में होगा, ये स्मॉल लेटर में नहीं होगा। मतलब तुम लोग ए इक्वल टू ये नहीं लिख सकते हो, या फिर मान लो तुम लोगों ने सोचा कि इसका नाम हम लोग क्यू देंगे तो दो, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स जो है वो हमेशा कैसे होगा, वो हमेशा स्मॉल लेटर से होगा, ठीक है। एलिमेंट्स जो है स्मॉल लेटर में होगा। अगर हम लोग का लेटर रिलेटेड एलिमेंट है तो जैसे अगर हम लोग चाहे तो इसके जगह अगर ऐसे लिख देते हैं, सेट ऑफ वावल्स को अगर हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं, सेट ऑफ वावल्स हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा। सेट को डिनोट करना है कैपिटल लेटर से, और अंदर अगर हम लोग जो है अल्फाबेटिकली कुछ लिख रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। अल्फाबेटिकली कुछ लिख रहे हैं, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और इसको ना हम लोग कभी भी ऐसे भी नहीं लिख सकते, देखो ये तो है ही, और ये ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू, ये गलत प्रेजेंटेशन हो जाएगा। हमें ये सेकेंड ब्रैकेट में ही लिखना है, या फिर ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। वैसे तुम लोग को तो लिखना नहीं है, तुम लोग का एमसीक्यू रहेगा, जो भी हो, तो हम ये बता रहे हैं ये भी प्रेजेंटेशन हमारा गलत है, ठीक है। अगर हम लोग कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं और अंदर स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट अगर हम लोग फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं, ये वाला, ये हमारा सेकेंड ब्रैकेट होता है, ये थर्ड ब्रैकेट, हम लोग को हमेशा सेकेंड ब्रैकेट का ही यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड का हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड का हम लोग यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर
फॉर्म ऑफ सेट, कितने तरीके का सेट का फॉर्म होता है? फॉर्म ऑफ सेट, एक होता है रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म, ठीक है। सेकंड होता है डिस्क्राइब्ड फॉर्म, नेक्स्ट होता है सेट बिल्डर और एल्जेब्रिक, इसका बहुत सारा नाम है, और रूल मेथड और प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। तीन तरीके से हम लोग सेट को लिख सकते हैं। एक है रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म, बताएंगे कैसे होता है। एक होता है डिस्क्राइब फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर, या फिर जिसका और एक नाम है एल्जेब्रिक, या फिर रूल मेथड, या फिर प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे अगर हमें बोल दिया, एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं? एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सेट ऑफ वावल्स पे ही, ठीक है। हमें सेट ऑफ वावल्स रेडी करना है और उसे हम लिखना चाहते हैं रोस्टर या ब्रेसेस फॉर्म में, मतलब ये ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट को यूज करके लिखना है तो हम लोग कोई भी कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे AEIOU, तो ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है? डू यू वांट टू स्विच पे करके दिखा रहा है, उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, एक मिनट रुको। कभी कभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है? फिर से एक बार रीसेट करके देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है। अच्छा, तो ये वाला देखो यहाँ पर, ये वाला हम लोग का हो गया रोस्टर और ब्रेसेस फॉर्म। डिस्क्राइब फॉर्म में कैसे लिखना है? A इक्वल टू ऐसे डिस्क्राइब करके लिखना है, सेट ऑफ वावल्स इन अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट्स में सेट ऑफ वावल्स को हमें दिखाने के लिए बोला गया है, तो ये डिस्क्राइब फॉर्म, डिस्क्राइब मतलब लिखो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिखाओ। और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है? ये देखो अब जाके हुआ, कितने देर बाद हुआ? तुम्हारा लिंक जो है ओपन नहीं हो रहा था। ऐप को रीइंस्टॉल किया, उसके बाद फिर साइन इन किया, उसके बाद आया। हाँ, वो कभी कभी ना ऐप अपडेट हो जाता है इसीलिए। हाँ, मैंने, विंडोज से हाँ हाँ दो बोलो। ऑप्शन दिखा रहा था, कैंसिल और ओके करके दिखा रहा था। कैंसिल पे क्लिक किया तो डायरेक्ट बंद ही हो गया, और ओके पर जब क्लिक कर रहा था तो बार बार साइन इन कर रहा था, फिर भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने मेल में भी किया, किसी से ही ओपन नहीं हो रहा था। वो ऐसा ही हो रहा है। ऐप को ना कभी कभी अपडेट कर लेने से ठीक रहेगा। अपडेट भी किया था, फिर भी नहीं हुआ। कभी कभी इश्यूज हो जाती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो सेट थ्योरी कर रहे, ज्यादा कुछ तो किए नहीं, क्योंकि बीच बीच में तुम्हें भी बता रहे थे, थोड़ा सा ही है, ठीक है। चलो अभी यहाँ से देखते हैं सेट का मतलब, हम जरा सा एक बार जस्ट बता देते। सेट का मतलब है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं, मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट हम लोग का, एक सेकंड, अब उम्मीद क्या बोल रहा हूँ, अच्छा एग्जाम है उसका, ठीक है चलो।
तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि तुम लोग कुछ फ्रूट्स का कलेक्शन कर रहे हो, कुछ वेजिटेबल्स का कर रहे हो, फुटबॉल प्लेइंग नेशंस का नाम कलेक्टिवली लिख रहे हो, ओशियंस का नाम कलेक्टिवली लिख रहे हो, ठीक है। और ऐसी भी कुछ आइटम है जो हम लोग देख नहीं पाते, लाइक हीट, ऑक्सीजन, ये सब नाम कलेक्ट कर रहे हो। तो कलेक्शन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तुम लोग के पास अलग अलग टाइप का पेन है तो कलेक्शन ऑफ पेन कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ शूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या होता है, कलेक्शन सिर्फ मैटर नहीं है, हम लोग जिस भी चीज का कलेक्शन कर रहे हैं वो एक वेल डेफिनेशन में आना चाहिए। जैसे अगर हम बोल देते हैं गुड टीचर या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि मेरे लिए गुड डेफिनेशन जो है तुम लोग के लिए भी सेम हो, क्योंकि इंटेलिजेंट या गुड का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन कभी भी कहीं बुक किसी बुक्स में नहीं दिया हुआ है कि इसका मतलब इंटेलिजेंट है और इसका मतलब जो है गुड है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो अभी हम लोग सेट कैसे डिनोट करना चाहिए वो मैंने जस्ट बताया कि सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और अंदर अगर हमें जो एलिमेंट्स को लिखना है वो अगर हमें स्मॉल मतलब अल्फाबेट्स लिखना है तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। हम लोग कभी भी सेट को स्मॉल लेटर से, और इसके अंदर अगर एलिमेंट्स हमारा अल्फाबेट्स है तो उसे कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते, और हमेशा सेकंड ब्रैकेट का यूज करना है, ना तो फर्स्ट ब्रैकेट ना तो थर्ड ब्रैकेट यूज कर पाएंगे। बस इतना सा ही अभी तक हम लोगों ने किया। अब हम लोग देख रहे हैं कि कितने तरीके से हम लोग सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर सेट ऑफ वावल्स, ठीक है। तो अगर हमें रोस्टर या ब्रेसेस फॉर्म में लिखना है तो कैपिटल लेटर से, जैसे कि अभी अभी मैंने बोला कि सेट को डिनोट करेंगे, और सेकंड ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट यूज होता है, और उसके अंदर हम लोग जिस भी चीज का कलेक्शन कर रहे हैं वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वावल्स है तो ए ई आई ओ यू। डिस्क्राइब फॉर्म में क्या होगा, हम लोग लिखेंगे कि किस चीज का सेट बना रहे हैं ना, सेट ऑफ वावल्स इन अल्फाबेट, अल्फाबेट में जो सेट ऑफ वावल्स है उसका हम लोग सेट बना रहे हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म या एल्जेब्रिक फॉर्म या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड जो है उसमें हमें कैसे लिखना होता है, उसमें हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ए इक्वल सेकेंड ब्रैकेट देना पड़ेगा, और लिखने का सिस्टम देखो, एक्स, ये दो ऐसे पॉइंट, इसको इसको बोला जाता है सच दैट, ठीक है, इसको बोला जाता है सच दैट एक्स इज सेट ऑफ वावल्स, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है। अच्छा, ये कैसे लिखा मैंने, मैंने बोला कि एक्स हमें कलेक्ट करना है, एक्स क्या है, एक्स इज सेट ऑफ वावल्स, मतलब एक्स ए भी है, एक्स जो है आई भी है, ओ भी है, ठीक है। एक्स हम लोग का ए भी है, आई भी है, ये देखो ए ई आई ओ और यू, ठीक है। एक्स हम लोग का ए ई आई ओ यू सभी होगा, ठीक है। और कैसे लिखना है, एक सच दैट। अब सच दैट का हम लोग ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं, या फिर सच दैट को ना ऐसे स्लैश के तरह भी यूज किया जाता है। ये देखो ऐसे एक्स सच दैट, ये थोड़ा सा ऐसे स्लैश, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे साइड में होगा, एक्स इज सेट ऑफ वावल्स, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही साइन को हम लोग सच दैट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे दो पॉइंट लगाओगे तो भी सच दैट, ऐसे लिखोगे तो भी सच। अच्छा, मैंने ना उल्टा कर दिया, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है, ऐसे होगा, इस तरीके से करना पड़ता है। अच्छा, अब इसको लिखने का सिस्टम क्या हो गया, इसको लिखने का सिस्टम है कि हम लोग यहाँ पर एक्स लिखेंगे, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को एक्स नाम देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे कि जिस भी चीज, मतलब प्रॉपर्टी को लिखना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम प्रॉपर्टी मेथड है। एक्स का प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स सेट ऑफ वावल्स है, ठीक है। एक्स का प्रॉपर्टी है कि एक्स सेट ऑफ वावल्स है। इसमें हम और एक बार लिख के दिखाते हैं, और एक डेटा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एम कॉमा एम बीइंग integer, m being integer in the interval, in the interval, in the interval 0 लेस देन m लेस देन 6, ठीक है। मैंने क्या लिखा, x, x एलिमेंट क्या होगा, x ऐसा होगा कि x इक्वल टू 2m होगा। तो m क्या है, m है इंटीजर इन द इंटरवल ऑफ 0 लेस देन m लेस देन 6, मतलब m का वैल्यू 6 से कम और 0 से ज्यादा होगा। तो मुझे बोलो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बोल सकते हो m का वैल्यू क्या क्या होगा, क्योंकि m एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं लेना है हमें, इंटीजर का मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं लेना है। और m कहां से कहां वेरी करेगा, मोर देन 0 से लेके लेस देन 6 तक। तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बताओ m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है।
बोलो m का वैल्यू, हाँ बोलो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। m का वैल्यू ये होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि x होता है 2m, तो बोलो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। अरे 2m करो, x का वैल्यू 2m करना है ना, तो 2m कर लो। 2 इंटू m का जो भी वैल्यू है लाइन बाय लाइन, बोलो क्या होगा। 4 6 2 8 into 10 1 2 2 2 4 4 6 6 8 और 10, 10 ठीक है। तो अगर हमें सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड में दिया हुआ है तो उससे हम लोग ऐसे बना सकते हैं, या फिर इससे ऐसे लिख सकते हैं। हमें ट्रांसफर करने के लिए बोला जा सकता है, लाइक यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। हमें ये दे दिया, अब इसको ऐसे डिस्क्राइब करके हमें लिखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया जाता है, जिस चीज का भी कलेक्शन हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये स्मॉल लेटर का बात तभी आएगा अगर अंदर अल्फाबेट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। अगर नंबर को कलेक्ट कर रहे हैं तो स्मॉल या फिर कैपिटल का तो कोई बात नहीं, क्योंकि नंबर तो नंबर होता है। हाँ, अल्फाबेटिकली क्या होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए अलग होता है, लेकिन जब हम लोग 1 2 3 4 डिजिट का कलेक्शन कर रहे हैं तब तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके का होता है, ठीक है। 3 तरीके का सेट, 3 तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर या ब्रेसेस फॉर्म में, डिस्क्राइब फॉर्म में, और प्रॉपर्टी मेथड या रूल मेथड, मतलब कोई रूल या प्रॉपर्टी इसके अंदर लिखा हुआ रहेगा। इस तरीके से हमें डिस्क्राइब करना है। इसे सेट बिल्डर या एल्जेब्रिक फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा फॉर्म याद रखो, फॉर्म तुम लोग को कहीं लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एमसीक्यू में पूछेगा तो वहां आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, एक एक टाइप ऑफ सेट सीखेंगे हम लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस क्या है, देखो। फाइनाइट सेट जो है ये काउंटेबल होता है, मतलब उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो हम लोग काउंट कर सकेंगे। और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल लिखने से याद हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने जो किया सेट ऑफ वॉवल्स, क्या ये काउंटेबल है, बोलो सेट ऑफ वॉवल्स काउंटेबल है कि नहीं है। अगर हम लोग सेट ऑफ वॉवल्स लिखते हैं, हाँ, कितना सारा होता है उसमें, बोलो काउंटेबल तो है, कितना सारा होता है एलिमेंट, 5 5। अनकाउंटेबल जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया कि तुम लोग को जितना सारा आसमान में तारा दिखता है रात को, उसका कलेक्शन करो, मतलब कितना सारा, 1 2 3 4, क्या तुम लोग काउंट कर पाओगे आसमान में तारा देख के, क्या काउंट कर पाओगे, नो मैम, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बोलो। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, तो अनकाउंटेबल है ना। तो यहाँ पर हो गया स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। इसका अगर कलेक्शन करने हम बोल दे तो तुम लोग कहाँ काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। या फिर मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या काउंट कर पाओगे। नेचुरल नंबर्स देखो, नॉर्मली हम लोग को बचपन में 1 से 100 सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 101 102 103 ऐसा करके, क्या इसका कोई एंड है, मुझे एक चीज बताओ। क्या इसका कोई एंड है कि हाँ भाई 100 तक ही नंबर होता है, या 200 तक होता है, या 500 या 10,000 या फिर 2 लाख, ऐसा कोई एंड है, या फिर ये चलता ही जाएगा, बोलो। मैम इनफाइनाइट है। हाँ, इसीलिए ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि मुझे अगर बोल दे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाओ, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हम ही थक जाएंगे इतना लिखते लिखते, ज्यादा से ज्यादा 100 तक लिख लेंगे, कितना लिखे, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये भी अनकाउंटेबल होगा। एलिमेंट्स तो हमें पता है, लेकिन अनकाउंटेबल है, उसका हमारा कोई लिमिट नहीं है, तो इसीलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखो, जब भी हमें क्वेश्चन देगा तो इसमें काम आएगा कि फाइनाइट सेट इनफाइनाइट। तो सिंपल है कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे हैं तो फाइनाइट है, नहीं कर पा रहे तो इनफाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हम लोग और एक चीज देखते हैं यहाँ पर, A इक्वल टू AEIOU, ये जो मैंने लिखवाया था, इसमें एक चीज और बता देते हैं हम लोग ना, इसको ऐसे लिखते हैं स्मॉल a बिलोंग्स टू A, ये एक साइन देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये बताना भूल गए तो बता देते हैं, बिलोंग्स टू बोला जाता है इस साइन को, मतलब ये जो स्मॉल a है ये सेट A में है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बोल दे रहे हैं
कि G बिलोंग्स टू A, क्या इसमें G है? मुझे एक चीज बताओ, सेट ऑफ वॉवेल्स का ही अगर एक बार एग्जांपल लेते हैं, क्या A सेट में G एलिमेंट है? क्या A सेट में G एलिमेंट है? नहीं, नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ऐसे बोला जाता है, नॉट बिलोंग्स टू। ये एक बार लिख लो, ठीक है, हम बताना भूल गए, ये वाला भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ बताते तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर मैंने बता दिया। अगर हम लोगों का कोई एलिमेंट किसी सेट में एग्जिस्ट करता है तो उसे ऐसे बिलोंग्स टू साइन से बताते हैं, और अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो नॉट बिलोंग्स टू साइन से बताते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग फिर से वही टाइप्स ऑफ सेट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने फाइनाइट इनफाइनाइट करवाया, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट और सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट, ठीक है, सबसेट एंड सुपरसेट। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है समझाने के लिए। P एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट लिया है मैंने ए बी, ठीक है, और Q एक सेट ले लिया है जिसमें मैंने एलिमेंट लिया है ए बी सी। ठीक है, अब हम लोग इस सेट को ना ड्रॉ करके समझेंगे। सेट को ड्रॉ करने का क्या तरीका है? सेट को ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर रूल्स है। सेट को ड्रॉ करने के लिए हम लोग सर्कल का यूज करते हैं। ठीक है, सर्कल का यूज करते हैं, जैसे P सेट के लिए एक सर्कल यूज करेंगे, Q सेट के लिए सर्कल यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है, यूनिवर्सल अगर सेट बनाना है तो उसको हम लोग ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का यूज करते हैं। अब देखो, हम P सेट और Q सेट बनाएंगे, तो P में ए बी है और Q में ए बी सी है। तो देखो ये कैसे दिखेगा, P सेट में है ए बी, ठीक है, और Q सेट में है ए बी और सी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करके Q सेट बना लेते हैं, तो Q सेट में क्या है, ए बी और सी भी है। देखो कैसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें क्या हो गया, इसका मतलब Q जो है वो बिगर वैल्यू है। Q में ए बी सी तीनों एलिमेंट है, P में सिर्फ ए बी है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि Q के अंदर P है। ये देखो, Q के अंदर क्या है, P है। ठीक है, ये P जो है ये एलिमेंट नहीं, हम सेट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, Q के अंदर जो है वो P है, और इसे हम लोग यूनिवर्सल सेट ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि यूनिवर्स में सिर्फ ये तीन ही एलिमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग ऐसे स्क्वायर में डिनोट करेंगे। ये यूनिवर्स के अंदर हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या क्या एलिमेंट है, ए बी और सी। ठीक है, P के अंदर ए बी है और Q के अंदर ए बी सी है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि Q के अंदर P का पूरा पूरा एलिमेंट है, मतलब Q के अंदर P का सारा फीचर्स है। देखो A B दोनों ही है, मतलब Q अगर ऐसा होगा, Q अगर ऐसा है A B C, और इसके अंदर हम लोग ऐसे करके P को डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने पहले P बनाया फिर Q बनाया, एक ही बात है, तुम लोग कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सबसेट और सुपरसेट का मतलब समझो। ये तो मैंने ड्रॉ करके बताया, अब सबसेट और सुपरसेट का मतलब समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ P इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ Q, देन P इज सबसेट ऑफ Q and Q is superset of P। ठीक है, समझाते हैं। पहले देखो, सबसेट और सुपरसेट में सबसेट का मतलब क्या हो गया और सुपरसेट का मतलब क्या होगा। सुपर मतलब जो बड़ा है, ठीक है, सुपर पावर, ठीक है, सुपर एनर्जी, तो सुपर का मतलब क्या हो गया, जो बड़ा है, सुपीरियर है। सब का मतलब कुछ उसका थोड़ा सा हिस्सा रहेगा, उसे हम लोग बोल सकते हैं ना सब पार्ट। ठीक है, तो ये सुपरसेट का सब पार्ट। अब देखो यहाँ पर कि Q जो है वो सुपरसेट ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो Q में जितने सारे एलिमेंट है, ठीक है, उसमें से P का सारा एलिमेंट Q कंटेन कर रहा है। ठीक है, P का सारा एलिमेंट, वही मैंने लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ P इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ Q। अगर P का सब एलिमेंट Q के अंदर है, ठीक है, देन P इज सबसेट, तब हम लोग P को बोलेंगे सबसेट। ठीक है, और Q को बोलेंगे सुपरसेट ऑफ P। ठीक है, अब इसको कैसे डिनोट किया जाता है सेट में,
P सबसेट ऑफ Q, ये होता है सबसेट का साइन, ठीक है। सेट थ्योरी में हमें कुछ साइंस जो है सीखने पड़ेंगे। P सबसेट ऑफ Q इसे बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम तुम लोग को एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने लिखा P इक्वल टू A कॉमा B और Q इक्वल टू मैंने लिखा BCD, ठीक है। तो मुझे बोलो क्या इसमें PQ का कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सुपरसेट है? क्या सबसेट सुपरसेट का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर, इस पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखो, एवरी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ P। अब P तो मेरा एग्जाम्पल है, कोई भी सेट ले लो, अगर कोई भी एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे किसी सेट में रहता है तो वो सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोला जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि P में मैंने 2 एलिमेंट रखा A B, Q में मैंने 3 एलिमेंट रखा है B C D, क्या P और Q में सुपरसेट सबसेट का रिलेशन है? अगर है तो कौन किसका सुपरसेट सबसेट बोलो, या फिर नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी बताओ, बोलो। मैम सबसेट का रिलेशन नहीं है, नहीं है, अच्छा क्यों नहीं है बोलो। क्योंकि ए वाला एलिमेंट क्यू में नहीं है, क्यों बस में बी नहीं है? कॉमन है। हाँ सही बात है, देखो मैंने इसीलिए यहाँ पर सर्कल करवाया, एवरी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर P का एक एलिमेंट तो Q में जरूर है, दैट इज B, ठीक है, लेकिन A तो नहीं है। तो यहाँ पर P इज नॉट सबसेट, P जो है ये सबसेट नहीं है ऑफ Q, एज A इज नॉट इन Q, ठीक है। A जो एलिमेंट है वो Q के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मुझे बताओ क्या ये चीज समझ में आया? क्योंकि अब ये सारी चीज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। फाइनाइट इनफाइनाइट में तो मुझे नहीं लगता है कुछ दिक्कत होना चाहिए। क्या सबसेट सुपरसेट समझ में आया सबको? मुझे एक बार कंफर्म करो, अगर नहीं हुआ तो हम फिर से बता देंगे। बोलो, सबसेट सुपरसेट समझ में आया सबको? यस। बाकी लोग हाँ ना तो बोलो। Yes. यस मैम। अच्छा, अगर नहीं होता है ना तो मुझे बताओ, हम बोल देंगे फिर से एक बार, वही पूछ रहे और कुछ। अच्छा देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। अब दूसरा चीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। क्योंकि ना सब आसपास ही है, अगर तुम लोग इसको ध्यान से नहीं समझोगे ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है। मैंने यहाँ पर लिख दिया P A कॉमा B, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने Q A B C, ठीक है। अच्छा, अब P इज सबसेट ऑफ Q, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि देखो P का सभी एलिमेंट Q के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे एंड Q इज सुपरसेट ऑफ P, सुपरसेट ऑफ P। अब तुम लोग सोच रहे हो अभी अभी तो ये मैंने पढ़ा है, बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखो और भी इसमें क्या ऐड होता है। P इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, लेकिन P Q का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं उसके लिए क्या हमें कंडीशन दिया गया है? P इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q एंड Q इज सुपरसेट ऑफ P, ठीक है, सुपरसेट ऑफ P। ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्यों हो रहा है वो बताते हैं। देखो सेम एग्जांपल से मैंने तुम लोग को ना सबसेट सुपरसेट समझाया, ठीक है। अब सेम एग्जांपल से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर P Q का सबसेट है, ये ही एग्जांपल मैंने तुम लोग को पहले दिया और मैंने बोला Q इसीलिए P का सुपरसेट है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं फिर से कि Q P का सुपरसेट है, एज वेल एज P जो है वो सिर्फ सबसेट ही नहीं है, वो प्रॉपर सबसेट भी है। क्यों? प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि सुपरसेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सबसेट में नहीं है। मतलब मेरा बात समझो, Q में ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए दैट इज C, जो कि हमारे P में नहीं है। हम लिखवा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर सबसेट कब कोई होता है, इन सुपरसेट, ठीक है, इन सुपरसेट देयर शुड बी एट लीस्ट, ठीक है। इसको ऐसे सर्कल करो, ठीक है, ये सारे पॉइंट हमें याद रखने। जैसे मैंने यहाँ पर एवरी को सर्कल करवाया, तुम लोग भी करो, जब भी कॉपी चेक करोगे तो वो सारे पॉइंट हाईलाइट होने चाहिए, ठीक है। शुड बी एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन द सबसेट, इन द सबसेट
सेट, यहां पर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सी हम लोग का ऐसा एलिमेंट है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये सबसेट सुपरसेट का तो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये सबसेट के साथ साथ ना ये प्रॉपर सबसेट भी है। प्रॉपर सबसेट है, क्यों? प्रॉपर सबसेट का रूल्स क्या है कि सुपरसेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो उसके सबसेट में नहीं है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन ओनली सबसेट सुपरसेट का नहीं है, प्रॉपर सबसेट सुपरसेट का है, ठीक है। सबसेट तो है ही बट प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है ये सबसेट तो है ही, सबसेट सुपरसेट एज वेल एज प्रॉपर सबसेट का भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो अगर तुम लोग को ये बात समझ में आया, अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। लाइक मैंने ऐसे लिखा P इक्वल टू A कॉमा B, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया Q इक्वल टू A कॉमा B। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये दोनों सबसेट सुपरसेट का रिलेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है? या फिर करता है तो क्या प्रॉपर सबसेट है ना, ओनली सबसेट सुपरसेट है, या फिर नहीं करता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो सेट में सबसेट और सुपरसेट का रिलेशन है या नहीं है। सबसेट सुपरसेट का रिलेशन है या प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट का रिलेशन है? प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट का रिलेशन है, या फिर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है, बोलो। मैंने 3 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही ऑप्शन है? मैम प्रॉपर से सुपर सेट। प्रॉपर सेट सुपरसेट, अच्छा। बाकी लोग मैम नो रिलेशन। हाँ बोलो, कौन सा? सबसेट और सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट, अच्छा। और नो रिलेशन। नो रिलेशन, तीनों ही आंसर? अच्छा, चलो तीनों ही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहले मुझे एक चीज बताओ कि सबसेट का मैंने क्या तुम लोग को लिखवाया है, सबसेट का रिलेशन क्या लिखवाया है? ये देखो मैंने क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ P इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ Q, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ P Q का एलिमेंट है कि नहीं? सारे एलिमेंट P के Q में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है, तो सेट P कंटेन्स वो ऑल, सुपरसेट। हाँ हाँ बोलो। मैम, पर वो सुपरसेट तो नहीं है QP का। नहीं होगा, बताते देखो। चलो ठीक है, तुम लोगों ने सभी ने एक एक आंसर दिया है, हम बताते हैं। देखो, सेट ऑफ P कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट Q, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब Q इज जो ये P है वो Q का सबसेट है। सेट P कंटेन, सेट अगर सेट P हम ऐसे डिफाइन करें कि P Q का सारा एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे Q इज सबसेट ऑफ P, ठीक है। सबसेट ऑफ P मतलब Q सबसेट ऑफ P। अगर हम ऐसे लिखते हैं कि सेट Q कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ सेट P, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे P इज सबसेट ऑफ Q, यानी P सबसेट ऑफ Q, ठीक है। तो अगर कोई भी सेट दूसरे किसी सेट का सारा एलिमेंट कंटेन कर लेता है तो वो सबसेट होगा, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट तो नहीं हो सकता है। क्यों प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए क्या मैंने बोला, इसमें से ये एक दूसरे के सबसेट भी है, सुपरसेट भी है। ये ऐसा रिलेशन है कि P Q का सबसेट भी है और P Q का सुपरसेट भी है। ऑपोजिटली Q P का सबसेट है, Q P का सुपरसेट भी है। देखो मैंने क्या बोला था कि सबसेट सुपरसेट का रिलेशन क्या होगा, जब कोई भी एक सेट दूसरे सेट का सारा एलिमेंट कंटेन करेगा। और तो मैंने नहीं बोला था कुछ अलग, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि यहाँ एक्स्ट्रा होना ही पड़ेगा सबसेट के लिए, एक्स्ट्रा तब होना पड़ेगा अगर सुपरसेट का है। बाकी सबसेट क्या होगा, अगर इसका फीचर्स इसमें है, इसका फीचर्स इसमें है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में सेम फीचर्स है तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट सुपरसेट बोलेंगे। जैसे पार्टनरशिप में
सारे पार्टनर का जो है राइट्स एक जैसा होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सभी पार्टनर एक दूसरे के क्या है, एजेंट भी है, सभी पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है। मतलब अगर एबीसी 3 पार्टनर है तो ए अगर प्रिंसिपल है तो बी सी एजेंट है, बी अगर प्रिंसिपल है तो ए सी एजेंट है। ठीक है, मतलब सभी को सभी का बात सुनना भी पड़ेगा, सभी सभी को ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर पी का सारा एलिमेंट क्यू में है, ठीक है, और Q का सारा एलिमेंट P में है, तो दोनों ही दोनों के सबसेट और दोनों ही दोनों के जो है सुपरसेट बन जाएंगे। अगर हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि P में Q का सारा एलिमेंट है तो P सुपरसेट और ये Q सबसेट। ठीक है, और अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि P का सारा एलिमेंट Q में है तो P हो गया सुपर सबसेट, ठीक है, और Q हो जाएगा सुपरसेट। हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि P Q को कंटेन कर रखा है, मतलब P बड़ा है। ठीक है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कंटेन करती है ना बॉडी में, वैसे ही अगर P अगर Q को कंटेन कर रहा है तो P सुपरसेट हो गया। ठीक है, क्योंकि माँ और बच्चे में माँ ही बड़ी होती है। ठीक है, तो P अगर कंटेन कर रहा है Q को तो इसका मतलब P सुपरसेट, ठीक है, और Q सबसेट। और Q अगर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई Q भी तो कंटेन कर रहा है P को, ठीक है, तो Q सुपरसेट और P हो गया सबसेट। लेकिन इसमें क्या प्रॉपर सबसेट का रिलेशन होगा? मुझे एक चीज बताओ, क्या प्रॉपर सबसेट होगा? अब प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। देखो प्रॉपर सबसेट बताते हैं, प्रॉपर सबसेट में क्या बोला था कि सुपरसेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो हमारा सबसेट में नहीं है। अगर P मेरा सुपरसेट है तो मुझे बोलो क्या P में ऐसा कोई भी एक एलिमेंट है जो Q में नहीं है? बोलो बोलो, P में ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो Q में नहीं है, या फिर रिवर्स लिख, क्या Q में ऐसा कोई एलिमेंट है जो P में नहीं है? मैम दोनों में इक्वल एलिमेंट है। हाँ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नो सुपरसेट, नो सुपरसेट रिलेशन। ठीक है, नो सुपरसेट रिलेशन एज एज नॉट एनी सुपरसेट P और Q, क्योंकि हम लोगों ने एक बार P को भी क्या बनाया है, P को भी हम लोगों ने बनाया है सुपरसेट, एक बार Q को भी हम लोगों ने सुपरसेट बनाया है। ना तो P ना तो Q, इसमें से किसी में भी एक भी ऐसा सिंगल एलिमेंट नहीं है जो कि उसके सबसेट में नहीं है। ठीक है, सुपरसेट नॉट कंटेन एनी सिंगल एलिमेंट, नो सुपरसेट रिलेशन एज नॉट एनी सुपरसेट P और Q कंटेन, ऐसे लिखो, कंटेन any single element which is not in its subset। ठीक है, एक ऐसा सिंगल एलिमेंट हमें नहीं दिख रहा है जो कि सबसेट में है। ठीक है, मतलब P अगर सुपरसेट है, ठीक है, तो Q का सारा एलिमेंट है, एक भी एक्स्ट्रा P में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि Q में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। सुपरसेट देखो, प्रॉपर सबसेट का मतलब हो जाएगा एक में ज्यादा एलिमेंट रहेगा, एक में कम रहेगा। ठीक है, तभी हम लोग का प्रॉपर सबसेट का रिलेशन आएगा। जिसमें ज्यादा रहेगा वो हो गया सुपरसेट, जिसमें कम रहेगा वो हो गया सबसेट। लेकिन ऐसा काउंट मत करो, तुम लोग को सिमिलरिटीज को तो देखना है कि सिमिलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी तो था, इसमें ज्यादा इसमें कम, लेकिन ये तो सबसेट का रिलेशन सेटिस्फाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। ठीक है, सारे एलिमेंट होने चाहिए। अगर सारे एलिमेंट होने के बाद भी कुछ बच जाता है तो वो प्रॉपर सबसेट होता है। सारे एलिमेंट जाने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो प्रॉपर सबसेट होता है। लेकिन अगर इक्वल इक्वल हुआ तो फिर वो सबसेट फिर भी सबसेट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ P कंटेन्स इन Q, एवरी एलिमेंट ऑफ Q कंटेन्स इन P, देन बोथ आर जो है कि एक दूसरे के सबसेट और सुपरसेट होंगे, बट प्रॉपर सबसेट का यहाँ पर कंडीशन नहीं बन रहा है। अच्छा, अगर तुम लोग को ये समझ में आया तो हम एक एग्जांपल देते हैं। ए में मान लो दो एलिमेंट है 1 2, बी में 1 2 और 3 है। मुझे बोलो ये कौन सा रिलेशन है? मतलब अभी तक मैंने जो पढ़ाया, जैसे कि सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, कौन सा रिलेशन है बताओ? मैम प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट का। अच्छा, कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सुपरसेट है? मैम ए बी का प्रॉपर सबसेट है हाँ, ए और इज, हाँ बोलो बोलो।
बोलो। और बी एक सुपरसेट है। बी इज सुपरसेट ऑफ ए। सही वह है। देखो क्यों। अच्छा, इन दोनों में देखो, सबसे पहले है ज्यादा एलिमेंट बी के पास है, ठीक है। तो अगर कोई सुपरसेट होगा तो वो बी होगा, लेकिन सुपरसेट तभी होगा अगर बी ए को कंटेन कर पा रहा है, ठीक है। क्या बी ए को कंटेन कर रहा है? हाँ कर रहा है ना, ए का सारा एलिमेंट बी के पास है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट सुपरसेट होंगे। अब ये देखो कि ये प्रॉपर सबसेट है। हाँ है, क्योंकि बी के पास एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स है जो ए के पास नहीं है। 3 है बी के पास, ठीक है। तो बी जो है वो सुपरसेट भी है ए का। बोलो क्लियर हुआ? सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सबसेट का जो कंसेप्ट है, क्या वो समझ में आया पूरा तुम लोग को? यस मैम। बाकी लोग Yes, या नहीं समझ में आया? बोलो। yes, ma'am. देखो अगर नहीं समझ में आया तो हम बता देंगे, नहीं तो फिर आगे चले जाएंगे तो नहीं, फिर और भी प्रॉब्लम होगा। कुछ भी डाउट है तो बोल सकते हो। ठीक है चलो, तब हम लोग मैम आगे दोनों बढ़ते हैं। इक्वल, हाँ बोलो। मैम दोनों सेट इक्वल होने से ही सबसेट होगा। नहीं जरूरी नहीं है। ये दोनों सेट इक्वल हुआ, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं है। इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 3 है, फिर भी तो सबसेट हुआ। प्रॉपर सबसेट और सबसेट दोनों है। ये हाँ, ये प्रॉपर सबसेट भी है, ये सबसेट भी है, लेकिन ये सबसेट का कौन सा टाइप है? प्रॉपर सबसेट है। अगर कोई प्रॉपर सबसेट है तो हम लोग उसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। लेकिन क्या ये सबसेट नहीं है? है ना, लेकिन ये प्रॉपरली सबसेट है, ठीक है। सबसेट तो है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, लेकिन ये सबसेट के साथ साथ प्रॉपर सबसेट भी है। इसका आंसर क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट में तो सबसेट आ ही रहा है ना, मतलब ये हम लोग का 2 फीचर्स कंटेन कर रहा है। प्रॉपरली सबसेट है। बात समझ में आया कि इसका डेफिनेशन क्या है? ये नॉट ओनली सबसेट। अगर तुम लोग इसको सिर्फ सबसेट लिख दोगे तो क्या गलत है? नहीं, लेकिन तुम लोग के पास अगर ऑप्शन है इस बात का कि बोलो यहाँ पर ए जो है वो सबसेट है, या फिर ऐसे ऑप्शन दे दिया ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है, या फिर ऐसे ऑप्शन दे दिया ए जो है वो सुपरसेट है, या फिर ऐसा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस, तो तुम लोग कौन सा आंसर दोगे? बोलो कौन सा आंसर दोगे? प्रॉपर सेट है। हाँ ए प्रॉपर वही, सबसेट। प्रॉपर सबसेट है। तो क्या सबसेट नहीं है? अगर मान लो ये ऑप्शन गायब रहे, ठीक है, मान लो ये ऑप्शन गायब है और हम लोग के पास 3 ही ऑप्शन है, ए बी और सी, तब तुम लोग क्या आंसर दोगे? तब सबसेट है ए बी सबसेट का। दोगे, नन ऑफ दिस थोड़ी ना दोगे, सबसेट ही ना दोगे। है तो सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट नहीं लिखा है बात अलग है, लेकिन प्रॉपर सबसेट है ये, ठीक है। सबसेट के साथ साथ प्रॉपरली सबसेट है, इसीलिए इस तरीके से हमें आंसर देना पड़ेगा। तो ये सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट भी है। सबसेट का रूल्स क्या है? एवरी एलिमेंट जो सबसेट हो रहा है उसका सारा एलिमेंट उसके सुपरसेट में जाना चाहिए। है सारा एलिमेंट उसके जो है सुपरसेट में है, लेकिन सुपरसेट के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और भी है जो इसके सबसेट में नहीं है। इसीलिए इन दोनों के रिलेशन को सिर्फ सबसेट सुपरसेट नहीं बोल के हमें बोलना है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अच्छा, डिसजॉइंट का मतलब क्या है? जो जॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम ऐसा लिख रहे हैं कि ए में है सपोज 1 2, ठीक है, और बी में है 1 2 3, ठीक है। अगर इसे हमें ड्रॉ करना है तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? ए के लिए जो सर्कल बनेगा, ए के लिए सर्कल बनेगा उसमें 1 2 है, बी के लिए जो सर्कल बनेगा उसमें 1 2 3 है, लेकिन इसमें कॉमन पॉइंट है ना, मतलब ये दोनों में रिलेशन क्या है? ये दोनों में रिलेशन क्या है? बोलो। सबसेट और सुपरसेट का रिलेशन है, ठीक है। सुपरसेट कौन है? बी। सबसेट कौन है? ए। और ए जो है वो प्रॉपर सबसेट भी है, ठीक है। अब अगर इसे हमें ड्रॉ करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? ये देखो, यहां पर मैंने पहले बी ड्रॉ कर दिया, 1 2, और यहां पर मैंने लिख दिया 3, ठीक है। ये देखो 1 2 और 3, ठीक है। अच्छा, ए को कैसे ड्रॉ करोगे? ए में क्या है? 1 2 है, तो ये देखो 1 2 लेके हम लोग ऐसे करके ए ड्रॉ कर देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो मुझे बोलो, क्या ये दो सेट आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? मतलब ज्वाइंट है कि नहीं ज्वाइंट है? मतलब ड्रॉ देख के क्या पता चल रहा है? कंसेप्ट छोड़ो, तुम लोग बोलो ड्रॉ देख के क्या पता लग रहा है कि दो सेट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है कि नहीं ज्वाइंट है? हम जॉइंट है।
ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये हमारा डिसज्वाइंट सेट नहीं हुआ, ठीक है। इस चीज को मैथ्स में बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गया है, ठीक है। मतलब इनका एक कॉमन पॉइंट है, कौन सा? ये कॉमन पॉइंट, ठीक है। कॉमन पॉइंट क्या है? दोनों के पास 1 2 है। कॉमन पॉइंट ये है, दोनों के पास 1 2 है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग या फिर ज्वाइंट हो रहा है एक दूसरे के साथ, लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं डिसज्वाइंट। करेक्ट, हम लोग डिसज्वाइंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्वाइंट सेट बोल के कुछ नहीं होता है, डिसज्वाइंट सेट होता है। डिसज्वाइंट का मतलब हो जाएगा जो सेट आपस में जुड़ नहीं सकता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 4। बोलो, क्या ये दो सेट को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्या ये आपस में जुड़ सकता है? ए में 1 2 आएगा, बी में 3 4 आएगा। अब क्या ये दोनों, यहाँ पर भी मैंने ऐसे दिखाया था, जैसे ये दोनों जुड़ गया, क्या ड्रॉ में मेरा ये दोनों जुड़ पाएगा? मुझे एक चीज बताओ। मैम डिसजॉइंट सेट नहीं है ये। मैम। नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है। अच्छा, जुड़ने का रीजन क्या था? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट था, ठीक है। कॉमन एलिमेंट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब ही हो जाता है कि नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है। जब सेट के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहता है, नो कॉमन एलिमेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा, नो कॉमन एलिमेंट। ये तुम लोग इंडिविजुअली ड्रॉ कर पाओगे, सिर्फ इतना ही। इसको कैसे भी तुम लोग ऐड नहीं कर पाओगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जब हम लोग दोनों से दो सेट या दो से ज्यादा भी हो सकता है, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम लोगों को उतना 5 6 7 वाला है नहीं, 2 या 3 हो सकता है। 3 सेट भी जुड़ सकते हैं, जैसे ये ऐसे और ये ऐसे। जैसे मान लो ए में है 1 2, ठीक है। बी में है हम लोग का 1 2 और 3, और सी में है हम लोग का सपोज 3 और 4, ठीक है। 1 3 और 4 तो हो जाएगा। जैसे देखो, मैंने ए में क्या लिखा, बी में लिखा है 1 2 3, ये बी हो गया, ये मैंने सी कर दिया। सभी में ए में भी 1 है, बी में भी 1 है, सी में भी 1 है, तो 1 यहाँ पर आना चाहिए। ये तीनों का कॉमन पॉइंट है, ठीक है। हम धीरे धीरे सिखा देंगे। और बी, ए में और क्या है? 2 है। अच्छा, बी में भी 2 है, तो मेरा 2 ना कॉमन जगह पे आना चाहिए, 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ नहीं होगा। ए में 1 2 है, बी में 1 2 3 है, ठीक है। अच्छा, 3 भी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आना चाहिए, क्योंकि 3 सी में भी है 3, और यहाँ पर 3 1 3 4 है, 1 3 और यहाँ पर 4, इस तरीके से। तो जो भी हो, तो यहाँ पर देखो हम लोग का अभी 2 सेट से ही सीखो, धीरे धीरे 3 सेट वाला भी सीख जाओगे। तो अगर हम लोग का कोई कॉमन एलिमेंट है, तो जब हम लोग ड्रॉ करने जाएंगे तो सेट जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने का रीजन है कॉमन एलिमेंट। अगर कॉमन एलिमेंट है तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ने पे उस सेट के टाइप को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला बात है, इसको डिनोट किया जाता है फाई से, ठीक है। डिनोटेड बाई ये ऐसे, ये ऐसा साइन यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाई, PHI, फाई बोलते हैं, ठीक है। डिनोटेड बाई फाई, फाई बोला जाएगा इसको। ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, अगर किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं नल सेट, ठीक है। नल सेट, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देते, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि बोलो सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 36, 32 और 36 के बीच का प्राइम नंबर बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, प्राइम नंबर भी हम बता देंगे, अगर नहीं पता है प्राइम नंबर क्या होता है। 32 और 36 के बीच में क्या क्या नंबर आएगा बोलो? फ्रैक्शन नहीं लेना है, ठीक है। बोलो, 32 से लेके 36 के बीच में क्या क्या नंबर आएगा, बताओ। मैम 33 हाँ, 34 30। 34 30, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर जो 1 और उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे तुम लोग एक प्राइम नंबर का एग्जांपल देखो, 5। 5 एक ऐसा नंबर है जो 1 और 5 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, क्या 9 भी प्राइम नंबर है? मुझे बोलो, क्या 9 भी प्राइम नंबर होगा? अभी मैंने जो तुम लोग को प्राइम नंबर का मतलब समझाया, तो क्या 9 भी हम लोग का प्राइम नंबर होगा? 1 और 9 के अलावा क्या किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है?
मैम 3 से डिवाइड हो जाएगा वो। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, प्राइम नंबर वही होगा जो 1 और उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, वही प्राइम नंबर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर अगर समझ में आ गया तो मुझे बोलो 32 और 36 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उसका सेट बनाओ। तो ये 3 नंबर दिख रहा है, क्या ये प्राइम नंबर है? मैम प्राइम नंबर नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि 33 को 1 और 33 के अलावा और किससे डिवाइड कर सकते हैं? 11 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 34 को 17 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। तो हो गया ना, 1 और 34 के अलावा बाकी डेटा से। 35 को 7 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि 32 से 36 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या इस सेट के अंदर हम लोग कोई एलिमेंट लिख पाएंगे? मुझे एक चीज बोलो, क्या इस सेट को मान लो हम ए से डिनोट कर रहे हैं और सोच रहे थे इसमें एलिमेंट्स को लिखेंगे, क्या इसमें हम कुछ एलिमेंट को लिख पाएंगे? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे 32 से 36 के बीच में कोई प्राइम नंबर मिला ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे? एम्प्टी सेट, खाली। ठीक है, नल सेट, खाली, वॉइड सेट, खाली है। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे? 5 से। ठीक है, इसे ऐसे डिनोट करेंगे 5 से। ठीक है, नल सेट को हम लोग 5 बोलेंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो। ठीक है, अच्छा अब अगर हम ऐसा लिखते हैं a इक्वल टू, इसमें मैंने ये एक साइन लिखा। ठीक है, फाई का साइन, ये तुम लोगों को नाम अभी पता चल गया, मैंने बताया फाई, या फिर हो सकता है पहले से पता था। ठीक है, ये मैंने फाई लिख दिया। अब मुझे बोलो क्या ये एम्प्टी सेट होगा या फिर नहीं होगा? क्या लगता है तुम लोग को? एम्प्टी सेट नहीं है। अच्छा, एम्प्टी सेट नहीं है, आंसर सही है, नॉट एम्प्टी सेट। क्यों? रीजन बताओ कि क्यों ये एम्प्टी सेट नहीं है। मैम लिखने का फॉर्मेट गलत है, ये बस पाई लिखना होगा, पाई। लेकिन इसको हम लोग क्या सेट बोल सकते हैं? इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये एम्प्टी सेट नहीं है, फॉर्मेट गलत नहीं। एम्प्टी सेट का मतलब इसमें कुछ नहीं दिखना चाहिए। क्या इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा है या दिख रहा है? मैम दिख रहा है। हाँ, ये एक सेट है। ठीक है, क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट कॉल्ड फाई। ठीक है, ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम फाई है। तो ये सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये नॉर्मल सेट है। एम्प्टी सेट बस वही होगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, या फिर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ रहेगा, जो बोल रहे थे कि फॉर्मेट का बात, अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो भी एम्प्टी सेट, या फिर ए ऐसे लिखा हुआ है तो भी एम्प्टी सेट, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो भी एम्प्टी सेट। ठीक है, लेकिन इस ब्रेसेस के अंदर या ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ एलिमेंट दिया हुआ है वो कभी एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर ये बात तुम लोग को समझ में आया तो अब हम तुम लोगों से इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये लिखा, ठीक है, फिर कॉमा, ये लिख दिया, फिर कॉमा, ये लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बोलो ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, ये सिर्फ लिखा हुआ है तो सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। इसका यूज बोलो, क्या है इसका यूज? अगर हम लोग सिर्फ ये लिख देते हैं तो हमें क्या समझ में आएगा? मैम नल सेट है। हाँ, ये हो गया, ये ऐसे लिखो, यूज टू डिनोट एम्प्टी सेट, that is a set containing नो एलिमेंट। अगर हमें सिर्फ ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग एक ऐसे सेट को डिफाइन कर रहे हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर ऐसे डिफाइन किए, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर 0 दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा? मैम सेट। अच्छा, इट इज अ सेट, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए सेट कंटेनिंग, क्या कंटेन कर रहा है बोलो? कंटेनिंग, जीरो। हाँ, एन एलिमेंट कॉल्ड 0। ठीक है, जिसको हम लोग 0 बोलते हैं। अच्छा, और इसको क्या बोलोगे? सिर्फ 0 लिखा जीरो। हुआ है।
0, ठीक है। तो ये कोई सेट नहीं है, नॉट सेट, ठीक है। ओनली अ नंबर, इसको हम लोग एक नंबर बोलते हैं जिसको हम लोग कॉल्ड 0, ठीक है। ये एक 0 वैल्यू है, बेसिकली वैल्यू बोलो नंबर बोलो, ठीक है। तो ये हमें बहुत बार पूछ लेता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखो हम लोगों को दिया है कि अगर सिर्फ 5 दिया हुआ है, तो अभी भी मैंने बोला 5 का मतलब एम्प्टी सेट होता है। इसको हम लोग सेट थ्योरी में यूज करते हैं एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए, ठीक है। अगर ऐसे सेकंड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, 0 हो 5 हो, तो फिर वो लेकिन क्या हो जाएगा, एक सेट कंटेन कर रहा है उस एलिमेंट को जो उसके अंदर है, ठीक है। और ये तो ना तो कोई सेट है, ना तो कुछ सेट को डिनोट करने का साइन है, ये कोई सेट है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है जिसको हम लोग 0 बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि ये 0 ये 0 ये 0 सभी का मतलब एम्प्टी, ये देख के भी बोल देते कि एम्प्टी सेट नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम तुम लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ए लिख दिया मैंने, 1 2 3, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं फाइंड द सबसेट, ठीक है। इसका सबसेट फाइंड आउट करो, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है। हम तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने एक सबसेट बनाने का कोशिश किया पी, अब पी के अंदर मैंने लिखा 1, क्या ये इसका सबसेट होगा, मुझे बोलो, क्या ये इसका सबसेट होगा, क्या पी ए का सबसेट होगा? हाँ सबसेट है। होगा। अच्छा, ऐसा और क्या हो सकता है? अब नेक्स्ट मैंने सबसेट लिख दिया Q और उसमें लिख दिया 2, क्या ये इसका सबसेट होगा? यस मैम। अच्छा, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर R, ठीक है, 3, क्या R A का सबसेट होगा? ये भी होगा। ये भी होगा, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया S और उसमें मैंने लिखा 1, 2, ठीक है, तो ये भी A का सबसेट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं T, T से डिनोट कर रहे हैं, 1 2 लिखा, अब 1 3 लिख दिया, क्या 1 3 A का सबसेट होगा? बोलो। यस मैम। अच्छा, अब U लिख दिया, 1 2 लिखा, 1 3 लिखा, और क्या लिख सकते हो तुम लोग मुझे बताओ। 1 2 लिख दिया, 1 3 लिख दिया, और क्या लिख सकते हैं? 1 2 3। 1 2 3, ठीक है। और एक डेटा लिख सकते हैं, उसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ऐसा मैंने कम लिखा है शायद, 2 3 नहीं लिखा ना, 1, हाँ पहले ना 2 3 लिख लेते हैं, पहले 2 डिजिट वाला कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3। और एक होगा, ठीक है, और एक हो जाएगा ये वाला। ये क्या सेट लिखा मैंने, पहले ये बोलो, ये क्या सेट लिखा, फिर हम समझाते ये वाला क्यों होगा। ये मैंने क्या सेट लिखा है? नल सेट। नल सेट, ठीक है, नल सेट मैंने लिखा है। अच्छा, तो सेट थ्योरी में रूल्स ये है कि हर एक एम्प्टी सेट कोई भी सेट का सबसेट हो सकता है। देखो यहां पर लिखते हैं, एनी एम्प्टी सेट is always a subset of any सेट, ठीक है। कोई भी एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसेट का रूल्स क्या था, सबसेट का रूल्स था कि जैसे P सबसेट क्यों है, क्योंकि P में जितने भी एलिमेंट है वो A में है। Q सबसेट क्यों है, क्योंकि Q का सारा एलिमेंट A में है। R सबसेट क्यों है, क्योंकि R का सारा एलिमेंट A में है। A सबसेट क्यों है, क्योंकि S का सारा एलिमेंट A में है। T सबसेट क्यों है, क्योंकि T का सारा एलिमेंट A में है। U सबसेट क्यों है, क्योंकि U का सारा एलिमेंट A में है। V सबसेट क्यों है, क्योंकि V का सारा एलिमेंट A में है। और W सबसेट इसीलिए है क्योंकि 1 2 3 के बाद तो एम्प्टी ही है, खाली है, ठीक है। तो कोई भी जगह मतलब 3 के बाद स्पेस खाली है, तो इसीलिए खाली यानी एम्प्टी, तो कोई भी एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। ये रूल्स है और रूल्स का लॉजिक भी मैंने बता दिया। तो जब भी किसी एक सेट से तुम लोग को सबसेट लिखने के लिए बोले तो तुम लोग उसे ऐसे तोड़ तोड़ के लिखोगे। मैंने 1 2 3 3 एलिमेंट लिया है तो इस तरीके से लिया है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन कौन से प्रॉपर सबसेट है और कौन कौन से सिर्फ सबसेट है, ये बताओ। कौन कौन सा प्रॉपर सबसेट है, कौन कौन सा ओनली सबसेट है, ये बताओ। मैम 1 2 3 1 2 PQRS TU
और पी क्यू आर एस टी यू बस ये प्रॉपर सबसेट है। हाँ, PQRS, ठीक है, PQRS और इधर से T और यहां से ले लेते हैं U। ये सभी क्या है? ये सभी है हम लोग का प्रॉपर सबसेट। क्यों बताओ? सही हुआ है आंसर, लेकिन ये सब ही क्यों प्रॉपर सबसेट है? क्योंकि सब एलिमेंट नहीं है ए वाला में। नहीं, सब एलिमेंट नहीं है ए वाला में, नहीं, गलत हो जाएगा डेफिनेशन। ए जो सुपर सेट है उसमें जब हम लोग पी को बोल रहे हैं सबसेट, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पी जब सबसेट है, ए सुपर सेट है, और ए में कम से कम हमारा एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो पी में नहीं है। तो हमारे पास ऐसा कितना सारा एलिमेंट है सुपर सेट ए में जो कि पी में नहीं है, सबसेट पी में नहीं है? 2 और 3। 2 और 3 ऐसे समझना पड़ेगा, अगर उल्टा देख लोगे तो गलत हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट का रूल्स क्या था कि हमारा सुपर सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो हम लोग के सबसेट में नहीं है, ठीक है? तो पी में नहीं है ऐसा, इसके पास 2 एलिमेंट है, तो इसीलिए रिलेशन हम लोगों का प्रॉपर सबसेट हो रहा है। प्रॉपर सबसेट ना सुपर सेट को देख के बोला जाता है कि सुपर सेट के पास एक्स्ट्रा और भी फीचर्स है, ठीक है, 2 3। क्यू के लिए भी देखेंगे तो 1 3 ए के पास एक्स्ट्रा है, आर के लिए भी देखेंगे तो 1 2 एक्स्ट्रा है, एस के लिए देखेंगे तो हम लोग का 2 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है? अच्छा, टी के लिए देखेंगे तो हम लोग का 2 एक्स्ट्रा है, यू के लिए देखोगे तो 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है? अच्छा, तब भी क्या हो जाएगा? भी का तो भी और ए में तो इक्वल इक्वल है, तो भी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा सबसेट बोलेंगे भी को? सबसेट। सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग बोलेंगे सबसेट, ठीक है? भी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ सबसेट बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इससे क्या फॉर्मूला निकल के आता है? इस पे एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने सारे हैं, बोलो। ये जो सेट से हम लोगों ने सबसेट बनाया, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सारे? मैम 3। 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, ठीक है? अच्छा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना सारा है? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना सारा हुआ? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्रॉपर सबसेट हो गया। अच्छा, ये भी तो प्रॉपर सबसेट होगा, W, इसका तो मैंने नहीं बताया, W भी बोलो। तो होगा। हाँ, W भी प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों होगा बोलो? W क्यों प्रॉपर सबसेट होगा? सही है, W भी प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का रूल्स क्या है कि W के पास एम्प्टी एलिमेंट है, A के पास भी 3 के बाद एम्प्टी एलिमेंट है, लेकिन क्या सुपर सेट A के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि W के पास नहीं है ना, 1 2 3, तो W भी तो हम लोग का प्रॉपर सबसेट हुआ। बोलो, ये चीज समझ में आया कि प्रॉपर सबसेट हुआ या नहीं हुआ? W A का प्रॉपर सबसेट हुआ या नहीं हुआ? यस मैम। हाँ, प्रॉपर सबसेट को हम लोग सुपर सेट को देख के आइडेंटिफाई करेंगे। क्या सुपर सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है, कम से कम एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, जो उसके सबसेट में नहीं है? तो W के पास जो एलिमेंट है उसके अलावा A के पास और भी 3 एलिमेंट है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो गया? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो गया 7, ठीक है? क्या क्या? PQRST, ये देखो ना, PQRSTU और W, ठीक है, TU और W, U और W, ठीक है? अच्छा, और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट कितना सारा है? सिर्फ सबसेट, सबसेट कितना सारा है? एक ही है शायद, ये देखो, भी, ठीक है? सिर्फ V जो है वो सबसेट है, यहाँ पर 1 हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने भी, ठीक है? तो टोटल कितने सारे सबसेट हुए, बोलो, टोटल सबसेट कितना सारा हुआ? प्रॉपर और इनप्रॉपर दोनों मिला के टोटल सबसेट कितना हो गया? 8। 8, ठीक है? अब हम लोग को इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला होता है, कैसे? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज n, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है? देन नंबर ऑफ सबसेट इज 2 to the power n, ठीक है? और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट
2 to the power n minus 1, ठीक है। मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ टोटल सबसेट, ठीक है। टोटल सबसेट कितना है 2 to the power n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है 2 to the power n minus 1। क्या ये लॉजिक हमारे यहाँ पर फुलफिल होगा? चलो देखते हैं फुलफिल होगा कि नहीं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का n है 3, ठीक है, ये जो एग्जांपल लिया। अब 2 to the power 3 मतलब 8 होता है, 2 to the power 3 minus 1 मतलब 7 होता है। तो देखो मैंने यहाँ लिख के दिखाया, प्रॉपर सबसेट 7 होगा, टोटल सबसेट 8 होगा। यहाँ पर टोटल सबसेट का मतलब ये बताया जा रहा है, सबसेट का मतलब ये एक भी का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर टोटल सबसेट, क्योंकि इसको सबसेट ही बोला जाता है। ये दोनों ही सबसेट है, लेकिन ये प्रॉपर है, ठीक है दोनों ही सबसेट, ये भी सबसेट ये भी सबसेट, टोटल सबसेट 8, लेकिन इसमें इसके अंडर 7 प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो हम लोग को अगर 3 एलिमेंट देगा तो हम लोग उससे आराम से बोल सकते हैं कितना सबसेट होगा, कितना प्रॉपर सबसेट होगा। अगर 3 की जगह 4 होगा तो तुम लोग 2 to the power 4 कर देना, तो उसमें भी तुम लोग का आंसर आ जाएगा कि कितना सबसेट कितना प्रॉपर सबसेट। हमेशा प्रॉपर सबसेट कम हो, सॉरी सबसेट जो है वो कम होगा, प्रॉपर सबसेट ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो -1 से हम लोग ये निकाल लेंगे कि कितने सारे हम लोगों के प्रॉपर सबसेट है, और जब हम लोग सिर्फ 2 to the power n निकाल रहे हैं मतलब टोटल सबसेट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब कोई ना कोई तो एक इम्प्रॉपर सबसेट जरूर होगा, कौन सा होगा? जो सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा होगा, तो -1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं, सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट का मतलब जिस सेट में एक ही एलिमेंट रहेगा, सेट कंटेन 1 एलिमेंट, ठीक है। सेट अगर एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो उसे हम लोग सिंगल टोन सेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया a = 7, ये हो गया सिंगल टोन सेट। मैंने लिख दिया b = यहाँ पर मान लो p लिख दिया, तो ये भी सिंगल टोन सेट, क्योंकि एक एलिमेंट कंटेन करना चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट होगा तो ही उसे सिंगल टोन सेट बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट लिखते हैं इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट जो है ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, नाम मैंने अभी तक नहीं बोला था। देखो इक्वल सेट मतलब है दोनों में सेम एलिमेंट रहेगा तो उसे हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। ये देखो, ठीक है, ए में है 1 2, बी में भी है 1 2, तो इसका मतलब ऑल एलिमेंट इन ए इज इन बी एंड रिवर्सली all elements in B is in A, ठीक है। A का सारा एलिमेंट B में है, B का सारा एलिमेंट A में है, इसीलिए इन दोनों को इक्वल सेट बोलेंगे। क्या ये दोनों सबसेट सुपर सेट नहीं है? हाँ है। प्रॉपर सबसेट है? नहीं है। ये दोनों सबसेट भी है, A is a subset of B, B is a subset of A is a superset of B, B is a superset of B, A and as well as दोनों इक्वल सेट भी है, ठीक है। सबसेट वाला रिलेशन भी है, इक्वल सेट वाला रिलेशन भी है, ठीक है। तो अगर सेम एलिमेंट से सबसेट सुपरसेट होता है तो वो इक्वल सेट भी हो जाएगा। इक्वल सेट का मतलब सारे एलिमेंट बी में है, ठीक है। ऑल एलिमेंट इन ए इज इन बी, ठीक है, जितने भी एलिमेंट ए में है वो सारे बी में है। एंड रिवर्सली ऑल एलिमेंट इन बी इज इन ए, रिवर्सली बी में जितने भी एलिमेंट है वो ए में है। इस तरीके के रिलेशन में हम लोग इसको बोलेंगे इक्वल सेट, ठीक है। अच्छा, इक्वल सेट में देखो यहाँ पर और एक चीज भी बताते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम लोगों को पूछा जाए कि एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 2, ठीक है। अगर हम पूछे एन ऑफ बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बोलो कितना सारा है? 2, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि यहां पर लिखो इक्वल सेट एज एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल सेट मैंने क्यों बोला था? क्योंकि दोनों का एलिमेंट सेम है, 1 2 1 2, ठीक है। एंड ऑल्सो इक्विवेलेंट एज एज नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नंबर लिखा है, एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अगर हम लोग का एलिमेंट्स भी इक्वल होता है
तो एलिमेंट्स इक्वल होने से इक्वल सेट, और उसके साथ साथ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे जो है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ अगर मतलब एलिमेंट्स तो बराबर है तभी इक्वल सेट होगा, एलिमेंट बराबर होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट भी अगर बराबर है तो हम लोग उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट। जैसे देखो एक एग्जांपल देने से ये चीज समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू 1 2, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया b इक्वल टू 3 4, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट है कि इक्विवेलेंट सेट है, या दोनों ही है? मुझे बोलो, सबसे पहले बोलो, क्या ये इक्वल सेट है? इक्वल सेट है या नहीं है? इक्वल सेट का मतलब कैसे चेक करोगे कि एलिमेंट इक्वल है कि नहीं? खुद से नहीं है पूछो। मैम इक्वल सेट है। एलिमेंट नॉट इक्वल, ठीक है, एलिमेंट नॉट इक्वल, सो नॉट इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट का आंसर हमें नो मिल गया। ठीक है, अब इक्विवेलेंट होगा कि नहीं? इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट कैसे समझोगे? इक्विवेलेंट सेट के लिए तुम लोग को चेक करना पड़ेगा ए में कितने सारे एलिमेंट है, एन ऑफ ए, ठीक है, और बी में कितने सारे एलिमेंट है, बोलो। मैम दोनों में 2 है। तो ये कैसा सेट, क्या ये इक्विवेलेंट होगा? यस मैम। इट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का जो डेफिनेशन है वो नंबर से डिसाइड होता है कि अगर मेरा नंबर इक्वल है सेट में तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन अगर मेरा एलिमेंट्स भी इक्वल है तो वो इक्वल भी होगा, इक्विवेलेंट भी होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका हम लोग कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज इक्विवेलेंट, it is equivalent as number of elements are equal but not equal set, not equal set as elements are not equal, as elements are not equal। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, मतलब यहाँ भी 1 2 यहाँ भी 1 2 होता तो फिर ये इक्वल सेट हो जाता। ठीक है, लेकिन ये इक्विवेलेंट हो जा रहा है क्योंकि इक्विवेलेंट जो है वो कितने सारे नंबर है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जब हम लोग एन ऑफ ए एन ऑफ बी लिखते हैं ना, इसे ऐसे रीड किया जाता है, एन ऑफ ए, ऐसे करके हम लोग रीड करते हैं, एन ऑफ बी। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है जब सेट थ्योरी में हम लोग सेट में जितने सारे एलिमेंट है उसको काउंट करते हैं तो उसे बोला जाता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर, सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है जब हम लोग उसे काउंट करते हैं तो एन ऑफ सेट से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो इसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर, इसका नाम होता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, अच्छा, अब इससे हम लोग क्या ये कंक्लूजन में आ सकते हैं, एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट? मुझे एक चीज बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैंने लिखा कि सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे, क्या ऐसा जरूरी है? जो सेट इक्वल है वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा, तुम लोग सोच के बताओ, अगर कोई भी दो सेट इक्वल है तो क्या वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा? यस मैम। हाँ, अगर इक्वल है, इक्वल होने का मतलब क्या? अगर एक सेट में 1 2 3 है और दूसरे सेट में भी 1 2 3 है तभी तो ये इक्वल होगा। तो अगर कुछ डिफरेंस होगा ही नहीं तो वो तो इक्विवेलेंट भी होगा, क्योंकि यहाँ भी 3 एलिमेंट, यहाँ भी 3 एलिमेंट, क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ 4 हो गया, वो तो इक्वल होगा नहीं। तो अगर इक्वल नहीं होगा तो इक्विवेलेंट तो होने से रहा। ठीक है, तो एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, बट एवरी equivalent set are not always equal set। ठीक है, लेकिन
सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो ऐसा जरूरी नहीं, उसका तो अभी अभी हम लोगों ने किया। ये दोनों इक्विवेलेंट सेट तो था लेकिन ये इक्वल सेट नहीं हुआ। तो इक्विवेलेंट तो नंबर से होता है, इक्विवेलेंट होने से इक्वल हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई इक्वल सेट है तो वो तो इक्विवेलेंट होगा ही, क्योंकि उसमें इक्वल वो इसीलिए है क्योंकि दोनों में सेम डेटा है, तो सेम नंबर का भी डेटा होगा। अगर सेम डेटा है तो सेम नंबर से भी डेटा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये कंक्लूजन लिखवाया कि एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट आर नॉट ऑलवेज इक्वल सेट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एस। यूनिवर्सल सेट को एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया एस इक्वल टू 1 2 3 4 5, एस या फिर कभी कभी ना यू से भी डिनोट करते हैं, किसी किसी जगह पे तुम लोग देखोगे यू से भी कभी कभी डिनोट किया जाता है। अच्छा, मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले जब ड्रॉ हम बता रहे थे तो वहां पर मैंने बोला था कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप से डिनोट करते हैं। तो ये पूरा यूनिवर्स हो गया, मान लो कि मैथमेटिकली ये पूरा यूनिवर्स है, उसमें नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल सेट को बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इसके नीचे एक सेट लेते हैं P, मैंने उसमें लिख दिया 1,2, ठीक है। अब इससे हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा, P कंप्लीमेंट, ऐसे लिख दिया मैंने P टू द पावर C, लिखो हम बताते हैं। ये मैंने ऑब्लिक दिया है, ऑब्लिक या फिर और लिख सकते हो तुम लोग, अगर ऑब्लिक नहीं दोगे और P टू द पावर डैश और एस माइनस पी, और ऐसे भी लिखा जाता है एस ऐसे करके पी, ये भी माइनस है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ पी, कंप्लीमेंट ऑफ पी, ठीक है। हम लोग सीखेंगे कि यूनिवर्सल सेट से कंप्लीमेंट्री सेट कैसे बनता है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यूनिवर्सल सेट में मैंने लिखा इसका वैल्यू इतना सारा है, मतलब यूनिवर्स में मान लो सिर्फ 1 से लेके 5 तक नंबर है, ठीक है, और पी एक सेट है जिसके पास 1 2 है। तो पी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, पी कंप्लीमेंट का मतलब होता है वो सारे डिजिट्स जो यूनिवर्स में है बट पी के पास नहीं है। बोलो वो कौन कौन सा डिजिट है जो यूनिवर्स में है बट पी के पास नहीं। 3 4 5 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे P कंप्लीमेंट इक्वल टू 3 4 और 5, ठीक है। तो P कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, P इज, अच्छा मुझे बोलो क्या P एस का सबसेट है कि नहीं है, वो बोलो। प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है या फिर नहीं है, बोलो। मैम प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो P इज प्रॉपर सबसेट of S, then P complement means element exist in universal set, universal set, but not in P, ठीक है। P कंप्लीमेंट का मतलब है P ये बोल रहा है भाई दुनिया में तो 5 नंबर है बट मेरे पास तो सिर्फ 2 ही है, तो उसका जो मतलब दुख है वो किस बात का है कि उसके पास 3 4 नहीं है, ठीक है। 3 4 और 5 भी नहीं है, ठीक है। 5 भी तो लिखना पड़ेगा, मैंने सिर्फ 3 और 4 लिख दिया, 3 4 और 5, ठीक है, ये नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में है बट किसी पर्टिकुलर सेट के पास नहीं है, तो उस जो भी एलिमेंट्स नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट, ठीक है। इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है P टू द पावर कंप्लीमेंट, P डैश का मतलब भी कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। और S माइनस पी मतलब S में 1 2 3 4 5 है, वहां से माइनस कर दो 1 2, ठीक है। तो 1 2 कॉमन कट जाएगा, बचा क्या 3 4 5, ठीक है। मतलब हम लोग यूनिवर्स से P का कॉमन पॉइंट को हटा रहे हैं। और माइनस को सेट थ्योरी में ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो ये सब साइन इसीलिए लिखवाए हैं क्योंकि अब जब क्वेश्चन देगा ये यूज होगा, ये यूज होगा, ये यूज होगा या फिर ये साइन यूज होगा, वो तो किसी को नहीं पता, कोई भी साइन ये लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ऑर्डर नॉट मैटर इन सेट थ्योरी, ठीक है। सेट थ्योरी में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है।
मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं कि सेट ऑफ वावल्स मुझे लिखने बोला और हम जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये लिखोगे तो करेक्ट है। अगर तुम लोग ऐसे लिख देते हो ए आई यू ओ और यहाँ पर ई, तो भी करेक्ट है, ऑर्डर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या फिर बाई चांस तुम लोग ऐसे लिख दिए हो ओ आई ई यू ए, तो भी उतना, तो ऑर्डर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिखो, आगे पीछे लिखो, बस हाँ सेकेंड ब्रैकेट यूज करना है, जिससे डिनोट करोगे उसे कैपिटल लेटर यूज करना है। अगर एलिमेंट हमारा अल्फाबेटिकली है तो हमें स्मॉल लेटर से लिखना पड़ेगा और कॉमा कॉमा देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है, कैसे भी लिखो। अगर सेट ऑफ वॉवल्स में तुम लोग ए ई आई ओ यू लिख रहे हो तो ऑर्डर कैसे भी लिखो, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट थ्योरी में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिपीटेशन इज मीनिंगलेस। रिपीटेशन इज मीनिंगलेस। रिपीटेशन जो है वो मीनिंगलेस होता है। मतलब जैसे सोचो कि मैंने बोला फॉलो, एक मैंने वर्ड ले लिया, ठीक है, और मैंने बोला राइट द कलेक्शन ऑफ लेटर। कलेक्शन मतलब वही सेट बनाने के लिए बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, ठीक है। मैंने एक वर्ड दिया फॉलो, ठीक है, इसमें जितने भी लेटर है उससे एक सेट बनाओ, और सेट को कैसे लिखना है? ए इक्वल टू, इसमें बताओ क्या क्या लिखे, बोलो क्या क्या लिखे, क्या क्या लेटर है? मैम उसमें बस FOLW वही आएगा। ये आएगा, ठीक है। बाई चांस अगर तुम लोग ऐसे लिख देते हो एफ है, ओ है, एल है, ओ है, डब्ल्यू है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन मीनिंगलेस है, बिकॉज एल और एल में तो कोई फर्क है नहीं। इसीलिए जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था सेट थ्योरी, तब मैंने वहां पर भी बताया था कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उसी का मतलब हो गया कि रिपीटेशन इज मीनिंगलेस। यहाँ पर रिपीटेशन का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। अगर मेरे पास कलेक्शन में एल है तो दोबारा से एल बोलने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग के पास कलेक्शन में एक रेड पेन है तो फिर दोबारा से रेड पेन को लिखने का तो कोई मतलब नहीं, मतलब रिपीटेशन लिख के तो कोई फायदा नहीं। एक ही क्वेश्चन के आंसर को क्या दो बार लिखोगे, वो तो नहीं चलता है ना। वैसे ही सेट थ्योरी में भी रिपीटेशन यहाँ पर कोई मैटर, मतलब ये मीनिंगलेस है, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अच्छा, अब एक ओवरव्यू तो हमें मिल गया। अब हमें सेट थ्योरी में क्या करना पड़ता है, कुछ जो है ऑपरेशंस या एक्टिविटीज होते हैं वो हमें समझना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं ऑपरेशंस। जैसे तुम लोग एड लेस करना सीखते हो बचपन में, वैसे सेट थ्योरी में भी हम लोग एड लेस ये सब करना सीखेंगे, लेकिन इसके हिसाब से साइंस यूज होगा। जैसे इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए हम लोग ये उल्टा यू यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यूनियन, यूनियन बोल के एक ऑपरेशन होगा जिसको हम लोग यू बोल के यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे इंटरसेक्शन मतलब कॉमन इन सेट, और इसका मतलब टोटल ऑफ सेट कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट टेकन वन टाइम। एक एग्जांपल से समझाते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया ए 1,2, फिर मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया 2, 3 और 4, ठीक है। अब मुझे बोला गया फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी, ठीक है। तो कैसे होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हमें क्या लिखना है, कॉमन एलिमेंट जो सेट में है वही लिखना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बोलो? M2। 2, तो सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट इन सेट,
ठीक है, जितने भी सेट हो उसमें जो भी कॉमन एलिमेंट है वही लिखेंगे। यहाँ सिर्फ 2 था, 2 से ज्यादा होगा तो उतना लिख देंगे। अच्छा, अब ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है, बोलते हैं ना यूनिटी होना चाहिए, मतलब एक साथ। ठीक है, तो अगर हम लोग ये दोनों सेट को मर्ज कर देंगे, एक साथ कर देंगे, तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आएगा? ए का 1 2 आएगा, बी का 1 2 3 आएगा। लेकिन अभी अभी तो सिखाया कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, उसको लिखा भी है, टोटल ऑफ सेट कॉमन एलिमेंट टेकन वन एट ए टाइम, एक ही बार कॉमन एलिमेंट को लेना है। तो क्या क्या एलिमेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें? 1 2 3 4। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिखा था, चलो 1 2 3 4 कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये आसान सा है। इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्ट करने का मतलब वही ओवरलैपिंग। अगर इसको ड्रॉ करोगे ना, ये देखो ए में है 1 2, ठीक है, ये ए बना दिया, और बी, ये बी बना दिया, बी में 2 भी रहेगा तो 2 को मैंने कॉमन जगह पे लिखा, 3 ये बन गया ओवरलैपिंग। ठीक है, या फिर इंटरसेक्ट, या फिर इसको ऑपरेशंस वाइज बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ 2, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखना है। ठीक है, और अगर हमें बोले कि ओवरऑल कितने सारे एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये देखो जो ड्रॉ हुआ वही मैंने लिखा, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो ये हो गया हम लोग का सेट थ्योरी का इंटरसेक्शन और यूनियन का ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा, अब एक लॉ होता है जिसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन ने ये लॉ बनाया था, तो इसे हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। लॉ हम बता देते हैं, इसको याद रखने का ट्रिक भी बता देते हैं। देखिए, 2 लॉ था। ठीक है, ये कंप्लीमेंट है, P यूनियन Q का होल कंप्लीमेंट, P इंटरसेक्शन Q का होल कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा? देखो, P यूनियन Q होल कंप्लीमेंट का मतलब होता है P कंप्लीमेंट और Q कंप्लीमेंट, दोनों को स्प्लिट कर लो। यहां पर भी वही करो, P कंप्लीमेंट Q कंप्लीमेंट। ठीक है, यूनियन को इंटरसेक्शन कर देना, इंटरसेक्शन को यूनियन कर देना। क्या ये हम रटवा रहे हैं? हाँ, रटवा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इसका लॉजिक भी हम बता सकते हैं, वो आएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज में तो समझ जाओगे कि लॉजिकली क्यों ऐसा हो रहा है। तुम लोग कोई भी एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, लेकिन ये तुम लोग को इस तरीके से याद रखना है, इसीलिए मैंने बताया। अगर ऐसे याद रखोगे ना, फिर दिमाग ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि डी मॉर्गन्स लॉ में इसका इक्वल क्या है, 3 4 ऑप्शन दे देता है। तो कैसे याद करोगे? दो ही फॉर्मूला है इनका। ठीक है, और दोनों का होल कंप्लीमेंट का फॉर्मूला है, तो सिंपल p टू दी पावर q टू दी पावर कंप्लीमेंट, p टू दी पावर q टू दी पावर कंप्लीमेंट। और जब यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा कंप्लीमेंट डिवाइड होने से, और जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्या ये पॉसिबल होता है? हाँ, ये पॉसिबल होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका देखो, अगर एग्जाम्पल देखने से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, हम यहाँ पर एक, अच्छा छोड़ो, एग्जाम्पल बाद में लेंगे, ये हमें मिलेगा एक्सरसाइज में मिलेगा, अभी इतना ही याद रखो, नहीं तो फिर यहाँ पर अभी मुझे बहुत सारा डेटा लिखना पड़ेगा, P इक्वल टू Q इक्वल टू, फिर कंप्लीमेंट वगैरह करके दिखाना पड़ेगा। तुम लोग चाहो तो घर पे कोई भी एलिमेंट लेके चेक करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने तुम लोग को कंप्लीमेंट का मतलब बताया। ठीक है, कंप्लीमेंट का मतलब बताया है, तो अभी यूनिवर्सल सेट वगैरह बहुत सारा चीज लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा ये। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? The collection of all possible subset of a set denoted by P of A। ठीक है, अगर कोई एक सेट A है, उसको हम लोग जब P of A बोल रहे हैं, इसका मतलब पावर सेट बोल रहे हैं। ठीक है, पावर सेट को कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लो मैंने लिखा एक सेट A, एग्जांपल दे रहे हैं 1 2 3। ठीक है, अच्छा, इसका पावर सेट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। ठीक है, ऑल पॉसिबल सबसेट में क्या क्या होगा? देखो, भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर, ऑल पॉसिबल सबसेट क्या होता है, ये देखो, 1 2 3 का ऑल पॉसिबल सबसेट, तो इसी को पावर सेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को पावर सेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑल पॉसिबल सबसेट जो हम लोग का होगा वही पावर सेट होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑल पॉसिबल सबसेट क्या क्या हो जाएगा, उसको पावर सेट बोलेंगे। एक तो हो जाएगा हम लोग का 1, ठीक है, फिर हो जाएगा 2, सिंगल सिंगल 3, ठीक है, फिर डबल डबल लिखते हैं 1 2,
ठीक है, लिखने का तरीका देखो, सेकेंड ब्रैकेट तो एक है ही और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट खुद एक सेट है तो इसके अंदर ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2 1 3 और नेक्स्ट हो जाएगा 2 3, अच्छा उसके बाद 1 2 3 और नल सेट। ठीक है, ये भी मैंने तब बताया, एक नल सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होना चाहिए, वही 2 टू दी पावर n। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी एक सेट का सारे पॉसिबल सेट को लिखते हैं तो उस सेट को पावर सेट भी बोला जाता है। ठीक है, उसको पावर सेट भी बोला जाता है। अच्छा, अब यहां पर इसको हम लोग और एक तरीके से भी ना डिनोट कर सकते हैं। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि ये 1 को मैंने इसको लेट 1 इक्वल टू मैंने लिख दिया b। ठीक है, लेट 2 इक्वल टू मैंने लिख दिया c। मतलब अगर हम लोग को लिखने में दिक्कत हो रहा है कि ये कैसे लिखे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो पावर सेट ऑफ a का मतलब हो जाएगा b, ठीक है, कॉमा सी। ठीक है, कॉमा अगर हम लोग इस 3 को भी किसी चीज से डिनोट करते हैं तो ऐसे करके भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस सेट के अंदर एलिमेंट्स को एज एन सेट लिख सकते हैं, या फिर अगर इस सेट को किसी चीज से डिनोट कर दोगे तो उसका नाम लिखने से भी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो एक सेट में ऐसा 2 एलिमेंट है, एक 1 है एक ऐसे 2 है। ठीक है, मतलब ये खुद एक सेट है। अगर हम लोग 2 को b मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 1 b लिखने से भी हो जाता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं लेट 2 का मतलब b, तो हम लोग 1 b लिखेंगे तो भी होगा। तो ये एक लिखने का तरीका है, तो मैंने बताया कि कैसे करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का पावर सेट हो गया। तो पावर सेट, और अगर हम लोग किसी एक सेट का सारी सबसेट को लिख लेते हैं तो दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, तो जितने टाइप का सेट था वो हम लोगों ने लेकिन कर लिया। ठीक है, यहां से कुछ नहीं करना है क्योंकि मैंने सारा चीज बता दिया है। यहां से हम लोग तो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते, एक दो क्वेश्चन करते, ज्यादा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो बोला है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट, इस सेट का कितना सारा सबसेट होगा बताओ। एक्सरसाइज, हाँ 8 होगा। अच्छा, कैसे निकाले बोलो, 8 कैसे शॉर्टकट में हम लोग निकाल सकते हैं? 2 का पावर n। हाँ, 2 टू दी पावर n करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 टू दी पावर n, यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये देखो आसान सा है इसलिए करवा दिया। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो उसमें कितने सारे सबसेट होंगे बोलो? 2n, 2 का पावर n। 2 टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग का हो जाएगा 2 टू दी पावर n, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोलो ये तीनों में से कौन सा नल सेट है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, करेक्ट, ऑप्शन सी, यानी कि जो सिर्फ हमें पाई का साइन दिख रहा है, ऑप्शन सी। अच्छा, फोर्थ नंबर में देखो, ए का वैल्यू दे दिया है, बी का वैल्यू दे दिया है, ए इंटरसेक्शन बी बोला है। बोलो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? इंटरसेक्शन अभी अभी सीखा हम लोगों ने, कॉमन एलिमेंट बोलो। मैम ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों में 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, यानी कि नल सेट बनेगा। नल सेट का मतलब हम लोग का, ये तो हो गया सेट कंटेनिंग एलिमेंट 5, ये तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट बोल रहा है। ठीक है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट तो हमें करने नहीं बोला है, बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा कोई एलिमेंट बन ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फोर्थ का, ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोग का ऐसे नल रह रहा है, तो ऑप्शन हम लोग का हो गया ए। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है, द सेट, एक सेट है जिसमें एक्स है, एक्स क्या है, सच दैट, ये देखो सच दैट 0 लेस देन एक्स लेस देन 5, मतलब एक्स का वैल्यू जो है 0 लेस देन एक्स मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 5, मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा बोलो, x का वैल्यू क्या क्या होगा, वही तो पूछा है। x में टेकिंग इंटीग्रल मतलब कोई पॉइंट नहीं लेना है, तो सेट में क्या क्या आएगा, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा? हाँ बोलो। 1 2 3 4। 1 2 3 4, 0 नहीं होगा क्योंकि 0 x 0 से ज्यादा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अच्छा,
और 5 से कम है तो फिर 5 है, ये वाला भी नहीं होगा, तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर का 1 2 3 4 यानी कि हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का। अच्छा, 6 नंबर का बताओ, द सेट 0 4 6 8 10 कैन बी रिटन एज, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हमें एक सेट दे दिया है जिसमें एलिमेंट है 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर पहला देखो, पहला ऑप्शन क्या बोला है, 2x सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 5। पहले इस पे ट्राई करते हैं। 0 लेस देन x लेस देन 5 का मतलब x का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, अब 2x का मतलब 2 पहले केस में, फिर 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8 हो गया। ठीक है, लेकिन एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 और 10 भी तो है और 0 भी है, वो तो हमारा यहाँ कवर नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऐसे चेक करना पड़ेगा। अब बताओ कि ऑप्शन बी होगा कि नहीं, मतलब कौन सा होगा? ऑप्शन बी में भी चेक करते हैं। x सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 5, तो इसका मतलब तो x का वैल्यू हो गया 1 2 3 4, तो वो भी नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चलो ऑप्शन सी देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में 2x होगा सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। इसमें क्या डिफरेंस हो गया, x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है और x का वैल्यू 5 या 5 से कम है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, अगर इक्वल लग जाता है तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, बोलो। अगर 0 0, 1 2 हाँ 0 1 2 3 5 4 5। ठीक है, अब 2x करेंगे तो 2x करने पे क्या क्या वैल्यू आएगा, ये तो सब x है, 2x करो हर एक एलिमेंट के साथ तो क्या क्या वैल्यू आएगा, 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10। तो क्या ये हमारा सेट बन गया, मतलब ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म, ये हमारा क्या है, डिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म सही है, ए बी तो गलत है, तो सी सही है। तो आंसर हम लोग का 6th नंबर का सी हो जाएगा। ये देखो 6th नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2x सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर 7th नंबर देखो, यहाँ पर क्या बोला है कि P का वैल्यू दे दिया, Q का वैल्यू दे दिया, यूनिवर्सल सेट दे दिया, कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q, मतलब P इंटरसेक्शन Q में जो भी वैल्यूज आएंगे उसका काउंट करके बताओ कार्डिनल नंबर। तो P इंटरसेक्शन Q करने से हमारा क्या क्या एलिमेंट आएगा, पहले ये बताओ। 1 और 3 आएगा। 1 और 3 आएगा। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटरसेक्शन Q, बोलो कितने सारे नंबर है? 2 तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन 7 का बी। ठीक है, 7 का बी, इतना ही आसान है। ठीक है, अच्छा 8th नंबर में देखो क्या बोला है, द कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q। अब बोलो P यूनियन Q में क्या क्या आएगा, मैं 1 2 3 5 7 1 2 6 3 10 5 7, हाँ 6 10 6, 15 हाँ। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एन ऑफ P यूनियन Q कितना हो जाएगा, काउंट करो, 1 2 8 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 8th का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, तुम लोग ये वाला लिख लो। ठीक है, साथ साथ ये वाला लिख लो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर P एन ऑफ P कंप्लीमेंट, P कंप्लीमेंट का वैल्यू बताने के लिए बोला है, बस 10 तक ही करेंगे और नहीं। ठीक है, P कंप्लीमेंट पहले मुझे बताओ क्या होगा। P कंप्लीमेंट का मतलब जो P बोल रहा है दुनिया में तो है मेरे पास नहीं है, दुनिया यानी एस, एस में तो है मेरे पास नहीं है, वही P कंप्लीमेंट है। बोलो क्या क्या P कंप्लीमेंट है। I'm 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15। अच्छा, अब इसका n निकालना है, बोलो कितने सारे नंबर है, I'm 10 10। ठीक है, 10 हो जाएगा, यानी मेरा ये कितना नंबर है, 9th नंबर, 9th नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा नहीं हाँ मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, 9th नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन ए।
चलो 9th नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, और 10th नंबर का बताओ। एन ऑफ क्यू कंप्लीमेंट, क्यू कंप्लीमेंट में क्या क्या आएगा जो यूनिवर्स में है बट क्यू के पास नहीं है? वन, 3, 6, 10, 15 के अलावा बाकी सब, मतलब 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2, 3 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। अच्छा, 4 और 5, 6 नहीं लिखना है, 7, 8, 9, 10 नहीं लिखेंगे, 11, 12, 13 और 14। बोलो एन ऑफ क्यू कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा? 10। अगेन 10, यानी ऑप्शन बी। 10th नंबर का हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मैंने इसीलिए करवा दिया थोड़ा सा टाइम लेके, क्योंकि जो सीखा है ना, अगर इस पे अप्लाई नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट जब मंडे आएगा तब तक भूल जाओगे, नहीं तो नहीं भी करवाने से होता। ठीक है, थोड़ा मैंने टाइम ज्यादा ही ले लिया आज, कोई बात नहीं, देखो इसीलिए सिखाया, नहीं तो भूल जाओगे क्या सीखे हो। अब यहाँ पर देखो, जो हम लोग का क्वेश्चन है ना 32 तक, तुम लोग इसमें जो भी तुम लोगों को समझ में आता है वो ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, हमें दिमाग लगा के आंसर देना होता है। तो बाकी हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, जितना कर पाते हो उतना ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, फिर आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।